आज की कक्षा में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम आपको बताने वाले हैं छंद। छंद के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा और छंद की परिभाषा, छंद के प्रकार, फिर उनके भी प्रकार होते हैं। तो आज हम छंदों के बारे में विस्तृत जानकारी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि छंद किसे कहते हैं। छंद किसे कहते हैं तो छंद की परिभाषा लिखना है हमें। हम सीधे सीधे बड़े सरल शब्दों में कह सकते हैं कि यति, गति, आरोह, अवरोह आदि व्याकरण नियमों में बंधी हुई काव्य रचना को छंद कहते हैं। ठीक है, यति, गति, आरोह, अवरोह आदि व्याकरण नियमों में बंधी हुई काव्य रचना को छंद कहते हैं। लिखते हैं आप यहाँ। यदि, गति, लय व्याकरण नियमों में बंधी हुई काव्य रचना को छंद कहते हैं। क्या होता है कि जो भी रचनाएं होती हैं काव्यात्मक, उनमें यति का, गति का, चरण, स्वर, लय, आरोह, अवरोह इनका विशेष महत्व होता है। क्योंकि आप लोगों ने बहुत से गीत सुने होंगे और उन गीतों में आपको ये एहसास हुआ होगा कि कहीं कहीं पे हमें ऊंची आवाज करनी पड़ती है, तो कहीं नीचे आवाज करनी पड़ती है, कहीं कहीं थोड़ा सा रोकना पड़ता है ना। तो कहीं हमारे गीत की गति तेज हो जाती है, कहीं धीमी हो जाती है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो गीत होता है उसमें बड़ा ही आकर्षण और वो बड़ी सुंदर और मनोहर रचना मानी जाती है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। ये छंद की परिभाषा है और छंद के कुछ अंग होते हैं। छंद के कितने अंग होते हैं? 7। यहाँ हम लिखते हैं छंद के अंग 7। पहला यति, यति, दूसरा गति, गति, तीसरा तुक, चौथा लय, लय, मात्रा, पांचवा मात्रा, मात्रा या इसी को क्या बोलते हैं? वर्ण, वर्ण, मात्रा या वर्ण। फिर चढ़वा, चरण, चरण, चरण को क्या बोलते हैं? पाद, क्या बोलते हैं? पाद। और इसके बाद 7वां कौन सा? गण। ठीक, अब आप देखिए ये यति, यति का अर्थ होता है जब किसी काव्य रचना को पढ़ते समय जरा सा रुकते हैं, हमारी जो वहां पर गति होती है वो थोड़ा सा रुकती है, तो उसको क्या कहते हैं? यति। यति का अर्थ होता है विराम। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा है आपका अंग कौन सा है? गति। गति का मतलब होता है क्या? चाल। विज्ञान में आपने पढ़ा होगा गति मीन्स क्या होता है? चाल। तो काव्य रचना को पढ़ने की जो गति होती है वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। मतलब कहीं धीमी होती है तो कहीं तेज होती है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? गति। इसके बाद आता है तुक। होता है किसी भी छंद का
जो चरण होता है, मतलब प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। हाँ सर। तो उस छंद के चरणों का जो अंतिम वर्ण होता है वो हर चरण में समान होते हैं, उनको हम तुक बोलते हैं। जैसे मैं अभी उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। अभी हमने देखा मंगल भवन अमंगल हारी, कौन सा वर्ण आया? री। तो दूसरे चरण में जो अंतिम वर्ण है वो भी क्या आएगा? री। री। द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, री आया ना? तो प्रथम चरण का जो अंतिम वर्ण होगा वही दूसरे चरण का भी अंतिम वर्ण होगा, है ना? तो ये जो अंतिम वर्ण जो समान होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? तो इसके बाद ये है लय। कोई भी आप गीत सुनते हैं तो उसमें एक स्वर होता है ना, लय होता है गाते समय। अगर वो हम जहां उसको थोड़ा तेज गाना चाहिए वहां धीमा गाएं, या जहां धीमा गाना चाहिए वहां तेज गाएं, जहां रुकना चाहिए वहां दौड़ लगाएं, और जहां तेज गति से जाना चाहिए वहां रुक जाएं, तो क्या इससे हमारा गीत अच्छा लगेगा? नहीं सर। नहीं लगेगा। तो उसके जो गाने की शैली होती है उसे हम क्या कहते हैं? लय। फिर इसके बाद में आता है आपका अगला अंग मात्रा। मात्राएं, इन्हीं को वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि जो छंद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। जो छंद होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो पहला होता है मात्रिक छंद और दूसरा होता है वर्णिक छंद। तो इसलिए जो अगला अंग है हमारा, एक मात्रिक भी उसी को कहते हैं और उसी को वर्ण भी कहते हैं, इसीलिए इसमें मात्रा भी है और इसमें वर्ण भी है। ठीक है। अब अगला जो अंग है वो कौन सा है? चरण। चरण, और इसी को क्या बोलते हैं? पाद। ठीक है ना? इसीलिए कुछ छंदों के नाम आपने सुने होंगे पद, जैसे सूर के पद, मीरा के पद। ठीक है ना? समझ रही हैं? ये ऐसे ही सुनाई दे रहा है ना सबको? चलिए, तो अब ये आपको अंग समझ में आ गए? आ गए ना? यस सर। अब हम चलते हैं छंद के भेद। छंदों के भेद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है। पहला कौन सा होता है? मात्रिक छंद। मात्रिक छंद। और दूसरा वर्णिक छंद। वर्णिक छंद। अब यहाँ पे हम देखते हैं मात्रिक छंद। आपको पता है, हम पहले भी बता चुके हैं जब संज्ञा पढ़ाई थी, मात्राएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? लघु और गुरु। दीर्घ। मात्राओं को लघु नहीं बोलते हैं, मात्रा को बोलते हैं ह्रस्व और दीर्घ। वर्णों को बोलते हैं लघु और गुरु। मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं, ह्रस्व और दीर्घ, या फिर इनको हम छोटी बड़ी भी कह सकते हैं। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटी और दीर्घ का अर्थ होता है बड़ी। इन्हीं को हम 1 और 2 भी कह सकते हैं। मतलब मात्राओं को हम कहते हैं ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व को हम छोटी भी कह सकते हैं, छोटी या छोटा, और दीर्घ को हम बड़ी भी कह सकते हैं, बड़ी या बड़ा। और ह्रस्व को हम 1 और दीर्घ को 2, यानी इसको हम 1 मात्रा और इसको 2 मात्रा। और इसको हम ह्रस्व या दीर्घ भी कह सकते हैं, छोटी या बड़ी भी कह सकते हैं, 1 या 2 भी कह सकते हैं। ठीक है। और इनके लिए जो जब मात्राओं की गिनती की जाती है, गणना की जाती है, तो जो संकेत होते हैं, मतलब इनको कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो छोटी मात्रा को 1 यानी आई सब कह सकते हैं उसको, या 1 कह सकते हैं, और दीर्घ मात्रा को S
एस यानी बड़ी या दो, तो छोटी मात्रा को प्रदर्शित करने का चिन्ह ये होता है और बड़ी मात्रा को प्रदर्शित करने का चिन्ह ये होता है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से वाणिज्य छंद जो होते हैं इनमें भी वर्ण दो प्रकार के माने गए हैं। ठीक, पहला लघु वर्ण और दूसरा गुरु वर्ण। गुरु वर्ण। लघु मतलब छोटा, छोटा, गुरु मतलब बड़ा। बड़ा। ठीक है, अब चलते हैं हम, यहां तक समझ में आ गया ना? यस सर। अब देखते हैं कि मात्रिक छंद क्या है। तो इनकी परिभाषा ये होती है, वे छंद जिनमें मात्राओं की गणना की जाती है मात्रिक छंद कहलाते हैं। ठीक है, वे छंद जिनमें मात्राओं की गणना, गणना माने गिनती, गिनती। जैसे दोहा, चौपाई, चौपाई आदि। आगे हम पूरी चर्चा करेंगे। ठीक, ये समझ में आ गया? वे छंद जिनमें मात्राओं की गणना की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे दोहा, चौपाई, सोटा, रोला, उलाला, है ना, गीतिका, गीतिका। तो इनमें हम क्या करेंगे? मात्राओं की गिनती करेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं वाणिज्य छंद। ये लिख दिया? वाणिज्य छंद वे छंद होते हैं जिनमें हम वर्णों की गणना करते हैं। वाणिज्य छंदों में वर्णों की गणना की जाती है। जैसे मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है, वैसे ही वाणिज्य छंदों में वर्णों की गणना की जाती है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे हम। ठीक है, वे छंद जिनमें वर्णों की गणना की जाती है वाणिज्य छंद कहलाते हैं। जैसे कवित्व, सवैया आदि। वाणिज्य छंदों में किसकी गणना की जाती है? वर्णों की। ये नोट कर लिया? अब चलते हैं मात्रिक छंदों की ओर। परिभाषा हम लिख चुके हैं इसकी। वे छंद जिनमें मात्राओं की गणना की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। अब देखते हैं मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, मात्रिक छंदों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? कितने
कितने प्रकार के? 3। हाँ, 3 प्रकार। पहला सम्मात्रिक, सम्मात्रिक, विसम्मात्रिक, विसम्मात्रिक, अर्धसम्मात्रिक, 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 मात्रिक, और तीसरा विसम्मात्रिक। विषम मात्रिक। मतलब जो मात्रिक छंद होते हैं उनके भी 3 प्रकार होते हैं। एक होता है सम्मात्रिक, दूसरा अर्धसम्मात्रिक और तीसरा विषममात्रिक। अब सम्मात्रिक छंद कौन से कहलाएंगे? सम्मात्रिक छंद वे छंद होते हैं जिनके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सम्मात्रिक। जैसे हम पहले सम्मात्रिक की परिभाषा लिखते हैं यहाँ। वे छंद जिनके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं, सम मात्रिक छंद कहलाते हैं। ठीक है, वे छंद जिनके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं उन्हें सम्मात्रिक छंद कहते हैं। इसके बाद में यहां लिख देते हैं जैसे, जैसे चौपाई। चौपाई एक सम्मात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में बराबर मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अर्धसम्मात्रिक की और जो दूसरा छंद है अपना वे छंद जिनके आधे चरण समान तथा आधे चरण असमान मात्राओं वाले होते हैं, क्या कहलाते हैं? अर्धसम्मात्रिक छंद। अर्धसम्मात्रिक छंद कहलाते हैं। ठीक है, जैसे दोहा। ठीक है, दोहा एक अर्धसम्मात्रिक छंद है क्योंकि इसके आधे चरणों में समान मात्राएं होती है और आधे में असमान मात्राएं होती हैं। तो वे छंद जिनके आधे चरणों में समान और आधे चरणों में असमान मात्राएं होती हैं उन्हें हम अर्धसम्मात्रिक छंद कहते हैं, क्योंकि इनके आधे में समानता होती है और आधे में असमानता होती है, जैसे अपने दोहा छंद में होती है। ठीक है, नोट कर लिया ये। कौन सा? विषम मात्रिक छंद।
वे छंद जिनके प्रत्येक चरण में असमान मात्राएं होती हैं, क्या कहलाते हैं? विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद कहलाते हैं। ठीक है, मतलब इनके प्रत्येक चरणों में क्या होती हैं? विषम मात्राएं होती हैं, मतलब असमान मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो ऐसे छंद जिनके प्रत्येक चरण में असमान मात्राएं होती हैं उन्हें हम विषम मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे कोई छंद याद है जो विषम मात्रिक हो? है छप्पर। छप्पर छंद में क्या होता है? कैसे? चलिए, हो सकता है, पर मैं भी आपको सभी उदाहरण बता दूं। जैसे कुंडलिया छंद। कौन सा? कुंडलिया छंद। कुंडलिया छंद। इसमें प्रथम 2 चरण दोहा के होते हैं और शेष 4 चरण रोला के होते हैं। ठीक है, प्रथम 2 चरण दोहा के और शेष 4 चरण रोला के। तो ये पूरा का पूरा असमान मात्राओं से भरा होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? विषम मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? छंद पहले 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मात्रिक और वर्णिक। फिर मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं तक। कल इसके आगे अपन फिर शुरू करेंगे।